आज मैं फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के नए स्टूडेंट्स को वेलकम कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि अगर आपको फ़िज़िक्स पहले पसंद नहीं भी है तो जब आप मेरे चैनल पर स्टडी करना शुरू करेंगे तो आपको फ़िज़िक्स अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। तो आज हम फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर मेजरमेंट्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम पहला टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स इसके बारे में समझेंगे, जिसमें मैं फ़िज़िक्स को आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, आपको फ़िज़िक्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। इस तरह से हमारा जो टॉपिक है वो आगे बढ़ेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो कौन कौन सी मोटी मोटी चीज़ें हैं जो हम फिज़िक्स में पढ़ेंगे। फ़िज़िक्स में तीन तरह की डोमेन्स हैं। एक वो डोमेन है जिसमें हम बहुत बड़ी चीज़ों को स्टडी करते हैं, दूसरी फ़िज़िक्स की डोमेन है जिसमें हम बहुत छोटी चीज़ों को स्टडी करते हैं, और तीसरी डोमेन वो है जिसमें हम दरमियाने साइज़ की चीज़ों को स्टडी करते हैं। अब जो फर्स्ट ईयर के नए स्टूडेंट्स हैं उनको नॉर्मली इंग्लिश में समझने में कोई मुश्किल होती है, और मोस्टली स्टूडेंट्स को डोमेन्स जैसे वर्ड से शनासाई नहीं होती, उनको नहीं पता होता इसका क्या मतलब है। तो ये अब जब आप वीडियोस वगैरह देखेंगे, आगे चलेंगे, तो ये खुद ब खुद आपको ये लफ्ज़ सुन के आपके जहन में ये लफ्ज़ बैठ जाएंगे और आपको इनकी ट्रांसलेशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि जो एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं ये कौन कौन से। तो फिज़िक्स की इस डोमेन में जो चीज़ें हम स्टडी करते हैं, यानी जिनको हम एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, उसमें सबसे पहले तो पूरी यूनिवर्स शामिल है, और यूनिवर्स की या एक पोर्शन की पिक्चर ये आपके सामने शो की गई है। उसी तरह से यूनिवर्स के पार्ट्स हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे सन है, मून है, अर्थ है। उसी तरह से गैलेक्सीज़ हैं जिसमें बहुत सारे स्टार्स शामिल होते हैं, जैसे मिल्की वे गैलेक्सी, आपने उसके बारे में सुना होगा, और स्टार्स। ये सारी चीज़ें जब हमने समझनी है तो ये फिज़िक्स की इस डोमेन में आनी है, एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स में। अब ये समझ लेंगे यहाँ पे कि ये हम आपसे इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। इसमें यह नहीं है कि आपने हर चीज़ को बड़ा ध्यान से बड़ा डीपली स्टडी करना है। अगर इन चीज़ों को डीपली ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो आपने हमारे साथ आगे बढ़ते जाना। नेक्स्ट है कि ये जो एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम स्टडी करते कैसे हैं, कौन से टूल्स होते हैं जिनके ज़रिए हम स्टडी करते हैं। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा, एक हीरो होता है, वो कहता है कि जी मैं ना तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता। तो वो तो फिल्म की हद तक दुरुस्त होता है। हकीकत में चांद तारों पे पहुंचना इतना आसान नहीं होता, और पूरी यूनिवर्स में अगर आप मुख्तलिफ चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं तो आप उनको जाके हाथ से नहीं पकड़ के देख सकते, आपने ज़मीन पे रह के ही उनको स्टडी करना है। तो ज़मीन पे रह के आप टेलीस्कोप्स की मदद से उनको स्टडी करते हैं। टेलीस्कोप क्या होती है? टेलीस्कोप एक, जिसको उर्दू में दूरबीन कहते हैं, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे ज़मीन से बैठ के आप देख लेते हैं कि चाँद, सूरज, सितारे वगैरह ये किस तरह से है। उसकी एग्जांपल आपके सामने है कि ये जो पिक्चर ली गई है ये कोई आम कैमरे से नहीं ली गई, ये भी टेलीस्कोप की मदद से ये पिक्चर ली गई है, और इसमें देखें कि मुख्तलिफ स्टार्स जो हैं वो कितने क्लियर तरीके से आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक टूल होगा वो टेलीस्कोप्स हैं, जिसमें ऑर्डनरी टेलीस्कोप्स भी हो सकती हैं और रेडियो टेलीस्कोप्स हैं जो रेडियो वेव्स पे काम करती हैं। अभी तक हमने क्या सीखा है एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट को स्टडी करके, क्या हमें कोई फ़ायदा हुआ है? तो उसमें जो बेसिक चीज़ हमें समझ आई है वो ये है कि यूनिवर्स जो है वो तकरीबन उसको बने हुए 20 बिलियन ईयर्स यानी 20 अरब साल हो चुके हैं, और 20 अरब साल पुरानी है ये हमारी यूनिवर्स। अब आ जाए नेक्स्ट एरा पे, नेक्स्ट डोमेन पे, जिसमें हम बहुत छोटी चीज़ों को स्टडी करेंगे। इस डोमेन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। अब आप बहुत हैरान होंगे, क्योंकि मैं खुद 10th में था तो मैं भी ये फील करता था कि ये तीनों चीज़ें शायद केमिस्ट्री में स्टडी होती। तो 10th की फ़िज़िक्स में और 10th की केमिस्ट्री में यही फ़र्क है कि 10th की केमिस्ट्री में आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को नहीं पढ़ते, लेकिन ये ओवरऑल फिज़िक्स पे जो है ना अप्लाई नहीं होता। पूरी फिज़िक्स को अगर हम देखें तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को हम स्टडी कर सकते हैं, एटम्स को स्टडी कर सकते हैं, एटम से छोटे पार्टिकल्स हैं, मीज़ान, क्वार्क्स वगैरह, उनको स्टडी कर सकते हैं, इवन मॉलिक्यूल्स को भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ़िज़िक्स में भी शामिल हैं, और इवन फ़िज़िक्स में हम उन चीज़ों को भी स्टडी कर सकते हैं, इतनी छोटी चीज़ों को जो केमिस्ट्री में स्टडी नहीं की जाती। मिसाल के तौर पे मीज़ान जो है ये इतना छोटा पार्टिकल है कि ये केमिस्ट्री की डोमेन में नहीं आता, लेकिन फ़िज़िक्स में हम इनको स्टडी कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें फ़िज़िक्स की डोमेन में शामिल हैं, जो कि एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के बारे में जिसमें हम बात कर रहे होते हैं। अब आ जाएं तीसरी डोमेन पे, जिनको हम मिडल साइज कहते हैं, दरमियाने साइज़ की जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं। इसमें हमारे पास चीज़ें शामिल होंगी वो जो मालिक्यूल से बड़ी होंगी, मालिक्यूल के साइज़ से, और अर्थ के साइज़ से छोटी होंगी।
बुक में कम से कम यही लिखा है। अर्थ का मुराद ये है कि जो अर्थ से कंपेरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे छोटी, जैसे मून जो है वो बेशक अर्थ से छोटा है लेकिन अर्थ से कंपेरेबल है। तो आप मून को भी मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स में नहीं स्टडी कर सकते, ये भी लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स में आता है। लेकिन अर्थ से छोटे साइज से मुराद ये है कि आप कोई जहाज़ को मोशन को स्टडी कर रहे हैं, कोई बहरी जहाज़ है, मतलब इस तरह से कोई बड़ी चीज़ है जैसे हाथी है, तो जितनी भी बड़ी हो लेकिन वो अर्थ के मुकाबले में बड़ी नहीं है, तो उसको हम इस डोमेन में स्टडी कर सकते हैं। उसी तरह क्रिकेट बॉल है या छोटी चीज़ें जितनी भी जो आपको नज़र आती हैं, आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें आपके माहौल में मौजूद हैं, उनकी स्टडी जो है वो मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स में आनी। इस मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स की जो डोमेन है, इसको एक और नाम भी देते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स मैटर का नाम भी देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। स्टार्स में भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स होंगे लेकिन उनकी कॉम्प्लेक्सिटी से हमें गर्ज नहीं होती। जब हम स्टार को देख रहे होते हैं तो हम सिर्फ ये देखते हैं इसका मास कितना है, इसकी स्पीड कितनी है, उसके अंदर क्या मटेरियल है, उस पर ज़्यादा हम फोकस नहीं करते। उसके बाद फिज़िक्स पे आ जाते हैं। अब टाइम आ गया फिज़िक्स को डिफ़ाइन करने का। तो जब फिज़िक्स को हम डिफ़ाइन करते हैं तो पूछते हैं कि फ़िज़िक्स है क्या है असल में। तो फिज़िक्स सबसे पहले तो ब्रांच ऑफ साइंस है। साइंस होती है जिसमें हम चीज़ों को लॉजिकली देखते हैं। फिज़िक्स भी एक ऐसा इल्म है जिसमें चीज़ों को लॉजिकली देखा जाता है और इसलिए ये साइंस की ब्रांच है। और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, मैटर को स्टडी करते हैं, एनर्जी को स्टडी करते हैं और रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। अब ये समझें कि मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि जैसे एक मूवी होती है ना, मूवी में हम क्या, मूवी किस चीज़ के गिर्द घूम रही होती है। मूवी में एक हीरो होता है, उसके साथ एक हीरोइन होती है और तीसरा उनके दरमियान रिलेशन होता है, तो ये इस पे मूवी चलती है। तो सिमिलरली फिज़िक्स जो है उसमें मैटर जो है, मैटर एक हीरो की तरह है, एनर्जी उसकी हीरोइन है और उनके दरमियान जो रिलेशन है वो डेफिनेटली हमने स्टडी करना है। तो ये सारी जो है फिज़िक्स है। उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल से आज के बाद आपको फिज़िक्स की डेफिनेशन नहीं भूलेगी। अब हम फिज़िक्स में क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं, कौन कौन सी मेजर चीज़ें हैं जो फिज़िक्स में शामिल हैं। फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें शामिल हैं, सारी नहीं बताई जा सकती यहाँ पे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं उसमें लॉज ऑफ मोशन है, यानी मोशन किन लॉज के मुताबिक होती है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम है। स्पेस एंड टाइम से मुराद है स्पेस जो आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ जगह है जिसमें आप घूम सकते हैं वो स्पेस है, और टाइम जो है वो किस तरह मूव करता है। और स्पेस और टाइम के दरमियान एक बड़ा कम्प्लेक्स रिलेशन होता है जिसको आप सेकंड ईयर में जाके पढ़ेंगे। अभी आप इसके बारे में जस्ट इसको इतना समझ लें कि स्पेस और टाइम को हमने स्टडी करना है फिज़िक्स के अंदर। और उसके बाद फोर्सेस को स्टडी करना है, फोर्सेस की नेचर को, काइंड्स को, यानी ये देखेंगे फोर्सेस अट्रैक्टिव हैं, रिपल्सिव हैं, फोर्सेस क्यों पैदा हो रही हैं, कौन सी फोर्सेस जो हैं बेसिक हैं, कौन सी फोर्सेस उन फोर्सेस के नतीजे में पैदा हो रही हैं। ये सारी स्टडी जो है ये फिज़िक्स में शामिल होगी। और उसके बाद हमने देखना है इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स, के डिफरेंट पार्टिकल्स यानी बहुत छोटे पार्टिकल्स वो आपस में किस तरह इंटरेक्ट करते हैं। आमतौर पे 10th या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को ये समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक सादा से एग्जांपल आपको देता हूँ कि जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन जो है वो टूटता है तो वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चेंज होता है, और इससे प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ही रह जाता है और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से धक्का दे के बाहर निकाल देते हैं, और ये बीटा डिके में आपने पढ़ा होगा। तो ये न्यूट्रॉन का प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाना, ये इंटरेक्शन है बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स। तो ये भी हम स्टडी कर सकते हैं फिज़िक्स के अंदर। फिज़िक्स में जहाँ से 19th सेंचुरी ख़त्म होती है और 20th सेंचुरी स्टार्ट होती है, वहाँ पे बड़ी मेजर चेंज आती है। जब 19th सेंचुरी ख़त्म हो रही थी तो साइंटिस्ट को ये लग रहा था कि सारी फिज़िक्स का उन्हें पता चल गया है, फिज़िक्स के जितने बेसिक लॉज हो सकते हैं वो सारे उनको पता हैं। अब फिज़िक्स में कोई बहुत बड़ी नई सर्च नहीं आने वाली। फिज़िक्स में छोटी छोटी चीज़ें हम स्टडी कर सकते हैं मटेरियल्स के बारे में, लेकिन एज ए होल मटेरियल फिज़िक्स जो है वो मुकम्मल हो चुकी। लेकिन कुछ अरसे बाद जब कुछ और स्टडी हुई, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी किया गया, तो पता चला कि जो 19th सेंचुरी के लॉज थे वो काफ़ी नहीं थे। और 20th सेंचुरी के स्टार्ट में, यानी 19th सेंचुरी ख़त्म हो गई, अब 20th सेंचुरी शुरू हुई है, उसके स्टार्ट में नए लॉज बनाने की ज़रूरत पेश आई और एक नई फिज़िक्स सामने आई। उन नए लॉज, उस नई फिज़िक्स को हम मॉडर्न फिज़िक्स का नाम देते हैं, जो कि 20th सेंचुरी से शुरू हो रही है। और इसके जो लॉज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं जो उससे पहले वाली फ़िज़िक्स है उससे। और इस तरह से ये फ़िज़िक्स में एक मेजर रेवोल्यूशन है जो यहाँ पे आता है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आज जो फिज़िक्स हम स्टडी कर रहे हैं उसके मोस्टली लॉज जो हैं वो 1901 से लेके 1940 तक जो है वो डेवलप हुआ। फिज़िक्स की कुछ ब्रांचेस के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको न्यूक्लियर फिज़िक्स के बारे में पता होना चाहिए। एटम होता है इस तरह से
एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं और उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। तो जब हम इस सिर्फ न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे तो ये जो फिजिक्स की ब्रांच होगी ये न्यूक्लियर फिजिक्स होगी। उसके बाद पार्टिकल फिजिक्स आ जाती है, हायर लेवल की चीज़ है। आपको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ मैं कि जैसे आपके पास मालिक्यूल था, आपको पहले शुरू में लगा कि मालिक्यूल को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ सर्च के बाद पता चला कि मालिक्यूल्स को तोड़ें तो एटम्स बन जाते हैं। तो उसके बाद एटम के बारे में ये ख्याल किया गया कि एटम को नहीं तोड़ा जा सकता। फिर एटम को मज़ीद कुछ सर्च हुई तो उसको तोड़ा, तो फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बने। उस वक्त ये ख्याल था कि शायद इनको नहीं तोड़ा जा सकता। अभी तक इस ख्याल पे कायम है कि इलेक्ट्रॉन को तो नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन अभी तक की रिसर्च कहती है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ा जा सकता है और इससे क्वार्क्स बनते हैं। तो किसी भी चीज़ को एक लिमिट तक तोड़ा जा सकता है, उसके बाद एक ऐसा पार्टिकल बन जाता है जो कि मज़ीद ना तोड़ा जा सके, उसको हम अल्टीमेट पार्टिकल कहते हैं, जिसको मज़ीद डिवीजन पॉसिबल ना हो। इस तरह के पार्टिकल्स को हम स्टडी करते हैं पार्टिकल फिजिक्स के अंदर। पार्टिकल फिजिक्स जो है वो उन पार्टिकल्स को स्टडी करती है जिनकी मज़ीद डिवीजन पॉसिबल नहीं होती, कम से कम उस टाइम पे। मिसाल के तौर पे आज से कुछ अर्सा पहले हम एटम्स को स्टडी कर रहे थे पार्टिकल फिजिक्स में, लेकिन अब चूंकि एटम्स की डिवीजन पॉसिबल है तो पार्टिकल फिजिक्स में हम एटम्स को स्टडी नहीं करते, अब हम इलेक्ट्रॉन को स्टडी करते हैं। उसी तरह प्रोटॉन को डिवाइड कर दिया गया, इसके अंदर क्वार्क्स होते हैं, तो पार्टिकल फिजिक्स में हम क्वार्क्स वगैरह को स्टडी करते हैं। फिजिक्स की एक और ब्रांच भी है जिसका ताल्लुक जो है वो उन ऑब्जेक्ट्स के साथ है जो कि बहुत हाई स्पीड पे मूव कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे मूव कर रहे होते हैं और इनकी स्पीड जो है वो इवन स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब पहुंच गई होती है। मिसाल के तौर पे स्पीड ऑफ लाइट तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये 2.5 लाख पौने 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड पे जो मूव कर रहे होंगे, उनके ऊपर आम फिजिक्स के लाज नहीं लग सकते। उनको समझने के लिए हमें स्पेशल फिजिक्स के लाज की ज़रूरत है, जिसको हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में वो लाज जो हैं वो उनसे मिलके फिर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स बनती है और इन ऑब्जेक्ट्स को हम फिर स्टडी करते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में, जो हम सेकेंड ईयर में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट फिजिक्स है जिसमें हम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम दो चीज़ें बेसिकली स्टडी करते हैं, एक उनका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, जैसे आपके सामने ये मॉडल बना हुआ है, इसमें डिफरेंट एटम्स किस तरह जुड़े हुए हैं आपस में, तो ये जो डिफरेंट एटम्स का आपस में एक दूसरे के साथ रब्ता है, उनका जुड़ना है, ये स्ट्रक्चर है। और उसके बाद प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है, जैसे मटेरियल है उसको कितना गर्म करेंगे तो वो पिघल जाएगा, कितने टेम्परेचर पे वो गैस में कन्वर्ट होगा, और मटेरियल हार्ड है, सॉफ्ट है, इलास्टिक है या नहीं इलास्टिक, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ये हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में स्टडी करते हैं। चूँकि हमारी टेक्नोलॉजी ज़्यादातर सॉलिड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, इसलिए हमारे लिए ये ब्रांच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिक्विड स्टेट फिजिक्स भी हो सकती है, गैसियस स्टेट फिजिक्स भी हो सकती है, लेकिन उनके ऊपर कम हम फोकस करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच है फिजिक्स की। फिजिक्स के अंदर एक और प्रॉपर्टी है कि ये सबसे फंडामेंटल साइंस है, यानी अगर सही सेंस में कहें ना तो साइंस एक ही है, वो फिजिक्स है। वो आपको बताता हूँ कैसे। फिजिक्स के जो लॉज हैं ये गवर्न करते हैं बाकी ब्रांचेस में। मतलब ये कि जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे आपको फिजिक्स के लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, आप बायो पढ़ रहे होंगे तब भी आपको फिजिक्स के लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको केमिस्ट्री के लॉज की ज़रूरत नहीं होगी, बायोलॉजी के लॉज की ज़रूरत नहीं। एग्जाम्पल ले लें, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं ऑक्टेट रूल कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगा आउटर मोस्ट। लेकिन वो 8 पे क्यों कंप्लीट होता है, 10 पे क्यों नहीं हो जाता, 12 पे क्यों नहीं हो जाता, इसकी रीज़न जो है ये आपको फिजिक्स से मिलती है। तो फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसके ऊपर बाकी ब्रांचेस सारी फिजिक्स की सारी ब्रांचेस साइंस की डिपेंड कर रही हैं, लेकिन फिजिक्स किसी और ब्रांच पे डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए फिजिक्स फंडामेंटल साइंस है, यानी असल साइंस जो है वो तो इस तरह से कह लें तो फिजिक्स ही है। और उसमें मोस्ट फंडामेंटल जो है फिजिक्स के अंदर आगे वो पार्टिकल फिजिक्स है। साइंस की कुछ और ब्रांचेस भी हैं, मिसाल के तौर पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, हेल्थ। अगर हम दरमियान में फिजिक्स को अज्यूम करें तो इनकी ओवरलैपिंग से भी फिजिक्स की ब्रांचेस बनती हैं, यानी फिजिक्स और बायोलॉजी की ओवरलैपिंग से बायोफिजिक्स। उसी तरह फिजिकल केमिस्ट्री कह सकते हैं इस ब्रांच को, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री से बनती है, या केमिकल फिजिक्स भी नाम देते हैं। एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स की ओवरलैपिंग से एस्ट्रोफिजिक्स बनती है, हेल्थ और फिजिक्स की ओवरलैपिंग से हेल्थ फिजिक्स। तो इस तरह से ये फिजिक्स की कुछ ब्रांचेस हैं जो दूसरे फील्ड्स के साथ ओवरलैपिंग के नतीजे में वजूद में आती हैं। अब हम देखते हैं कि फिजिक्स के हमारी लाइफ में क्या मेजर कंट्रीब्यूशंस हैं। सबसे पहले तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जितनी भी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी की, वो सारी की सारी फिजिक्स की मरहून मिन्नत है, फिजिक्स का उनमें ज़्यादा रोल है। दूसरे नंबर पे
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं इसको। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, तो ये सब जो है फिज़िक्स की मरहून मिन्नत है, जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुँचा सकते हैं। आप यहाँ बैठ के अमेरिका से में बैठे हुए किसी आदमी से स्काइप पे बात कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नाम है। और इसमें जो बेसिक रोल है वो कंप्यूटर का है, और कंप्यूटर जो है वो भी बेसिकली जो काम करता है वो फिज़िक्स के लॉज के ऊपर करता है। और इवन कंप्यूटर में जो इनिशियल डेवलपमेंट हुई है वो फिज़िक्स के जो साइंटिस्ट थे, फिजिस्ट जिनको कहते हैं, उन्होंने की है। बेसिक चीज़ें उन्होंने बनाई हैं। जब थोड़ी सी डेवलपमेंट हो गई है तो वहाँ से फिर कंप्यूटर वाले की साइंस की एक अलहदा से शाख वजूद में आई और फिर ये साइंस अलहदा हुई, लेकिन इसका स्टार्ट जो है वो फिज़िक्स से ही होता है। इसमें आपको जो कंप्यूटर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है सिलिकॉन चीप। ये कैसे बनती है? सिलिकॉन से बनती है। सिलिकॉन कैसे बनता है? रेत से निकलता है। अब देख लें कि अल्लाह ताला ने हमें एक इख्तियार दिया हुआ है, हम उसके मुताबिक चाहे रेत से सिलिकॉन निकाल के उसे सिलिकॉन चिप बना लें, उसे कंप्यूटर बना लें, या रेत से रेत का घर बना लें, ये हमारे ऊपर है। तो इस तरह से हम अपनी जो अल्लाह ताला ने हमें अकल अता की है उसको इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे काम कर सकते हैं, फ़िज़िक्स को इस्तेमाल करते हुए। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।